दिस इज़ लेक्चर नंबर 1 ऑफ काइनेमेटिक्स। इसमें हम बेसिकली पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले काइनेमेटिक्स को डिफाइन करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का, मान लेते हैं आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना विदाउट नोइंग इट्स कॉज। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर एक फोर्स लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लॉक है जो इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा होगा, जो फोर्स क्या किया होगा, इस ब्लॉक को ये वेलोसिटी दिया होगा। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसके स्टडी को बिना ये सोचे कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हुआ होगा, बिना उसका कॉज जाने, उसको बुलाते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना है तो हम किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस बॉडी का जो मोशन है उसको ऑब्जर्व करना, तो किसी के रेफरेंस में हम बात करते हैं मोशन के बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो एक रेफरेंस होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल का मोशन या किसी पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस ब्लॉक, ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो हम ये बता रहे हैं कि ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है किसके रेफरेंस में, किसी के रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कोई लड़का खड़ा है, तो इस लड़का के, ये लड़का जो है, दिस बॉय इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम ये बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक राइट साइड में मूव कर रहा है, तो दिस बॉय इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही, इसके रेस्पेक्ट में ही हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या उसके मोशन की बात करते हैं। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना दे क्वेश्चन में, तो हम ग्राउंड को, हमेशा ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, मोशन, अब एक टर्म होता है मोशन एंड रेस्ट। देखिए, क्या कब बोलते हैं कि कोई एक पार्टिकल मोशन में है, तो ध्यान से सुनिए, अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो तब हम बुलाते हैं मोशन। तो क्या लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड मोशन। सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, position of particle changes with time, it is called as motion, ठीक है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो तब हम इसको बुलाते हैं रेस्ट। तो रेस्ट क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज विथ टाइम, पोजीशन ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जो मोशन और रेस्ट है ये क्या है, एक रिलेटेड टर्म्स है। रिलेटेड टर्म्स का मतलब है कि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इस पे एक लड़का बैठा हुआ है जो भी सेम स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि ये लड़का इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी बॉक्स के ऊपर बैठ के जा रहा है। तो अब आप देखिए, इस ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रहा है इस रेफरेंस में, मतलब ये जो लड़का यहाँ पे बैठा है, तो ये बैठा लड़का देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रहा है।
तो इस लड़के के अकॉर्डिंग, यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन इस लड़का, ये जो लड़का जो इस बॉक्स पे बैठा हुआ था, ये लड़का देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इस लड़के के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मोशन है और जो रेस्ट है, दीज आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स, यानी कि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कहां से हम देखते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन, और एब्सोल्यूट मोशन डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इतना समझ में आया। तो ये था इनिशियल जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं काइनेमेटिक्स में, वो हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखिए, अगर कोई पार्टिकल जो है उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, तो हम बुलाएंगे उसको स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे किसी हाइट से एक पार्टिकल को नीचे गिराए, तो सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, जिसको बुलाएंगे 1D मोशन। जैसे एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक के अकॉर्डिंग किसी ट्रेन का मूवमेंट, इसको बुलाएंगे मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो टाइम के साथ में स्ट्रेट लाइन पे नहीं, एक प्लेन में, तो उसको बुलाते हैं 2D मोशन। जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। ठीक है, इसको एक एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। और अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो स्पेस में, स्पेस मतलब मोर देन वन प्लेन की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं 3D मोशन या मोशन इन स्पेस। जैसे एक बर्ड जब मूव करता है तो वो तीनों स्पेस को यूज करता है। जैसे जो डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट है इधर उधर, वो भी एक 3D मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो 1D मोशन क्या है? इफ पोजीशन चेंजेस विद टाइम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इज वन डायमेंशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम स्मॉल हाइट, मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग स्ट्रेट ट्रैक। 2D मोशन क्या होता है? पोजीशन चेंजेस इन प्लेन नॉट इन स्ट्रेट लाइन विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड 2D मोशन। इसको कर्वीलिनियर मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। 3D मोशन क्या होता है? इफ पोजीशन चेंजेस इन स्पेस इन मोर देन वन प्लेन और विद टाइम मोशन इज कॉल्ड एज 3D मोशन और मोशन इन स्पेस। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ बर्ड एंड मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। And now we will talk about distance and displacement. Very important. Distance and displacement. सुनिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, आप A से B पे जाना चाहते हैं, तो A से B जाने के बहुत सारे तरीके होंगे। एक तो आप ऐसे जा सकते हैं, एक आप ऐसे जा सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं आप इस पाथ पे गए, इस पाथ पे, तो जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रैवल किया है, जो एक्चुअल लेंथ आपने ट्रैवल किया है, इसको बुलाते हैं डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है A और B के बीच में, शॉर्टेस्ट पाथ, उसको बुलाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये है डिस्टेंस जिसको हम S से डिनोट करते हैं, और ये है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम S वेक्टर से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको S वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कि A और B जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, यानी कि ये दो पोजीशन के बीच में इनफाइनाइट पाथ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A से B के बीच में इनफाइनाइट पाथ है जाने का, लेकिन सिर्फ एक ही पाथ है जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एक ही पाथ होता है। तो ध्यान से सुनिए,
डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट ए से बी ये लाइन था, शॉर्टेस्ट पाथ। अब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो इनिशियल से फाइनल होता है, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस जो है वो कभी डिक्रीज नहीं कर सकता है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा टाइम के साथ में, डिस्टेंस कभी नहीं डिक्रीज कर सकता, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर डिस्टेंस जीरो है, मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि दैट बॉडी इज मस्ट बी एट रेस्ट, बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। कब? जब हम बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो या तो बॉडी रेस्ट पे हो सकता है, या बॉडी क्या करेगा, इनिशियल पॉइंट से गया फिर वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तब हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अच्छा, डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट का पाथ होगा, तो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ इन गिवन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मैग्नीट्यूड होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी नहीं डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज। इस पर अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस कभी नहीं डिक्रीज करेगा। डिस्प्लेसमेंट इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, डिस्टेंस जो है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर लिखा हुआ है, असर्शन रीजन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। अच्छा, डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज जीरो देन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट, एंड इफ इट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन बॉडी ईदर एट रेस्ट और पासिंग थ्रू इनिशियल पोजीशन। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो कॉन्साइड करेगा, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अच्छा, डिस्टेंस, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पोजीशन, इनफाइनाइट वैल्यू होगा डिस्टेंस का दो पोजीशन के बीच में, बट देयर इज ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा। डन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज पॉसिबल, यानी कि आपको देखिए डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व दिया है और पूछा है कि कौन सा कर्व पॉसिबल है। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए इस ग्राफ में डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में देखिएगा तो डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस टाइम के साथ कभी नहीं डिक्रीज करेगा, तो इम्पॉसिबल डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विद टाइम। इस ग्राफ को देखिए, इसमें हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और हमेशा डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा। इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ सही है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, तो ध्यान से सुनिए, आपके पास एक वेक्टर है OB और एक वेक्टर है OA, और A जो पॉइंट है इसका पोजीशन दिया है x1 y1 z1 और B का पोजीशन है x2 y2 z2, और मैंने इसके बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ बनाया है A और B के बीच में, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बुला रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, A वेक्टर ऐसे है और B वेक्टर ऐसे है, तो हम ध्यान से देखिए इसमें ट्राइंगल बनाएंगे, A वेक्टर ऐसा, डिस्प्लेसमेंट, तो A वेक्टर ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है, और ये वेक्टर ऐसा है, यानी इन दोनों का सेंस सेम है और इसका सेंस अपोजिट है, तो ये ट्राइंगल लॉ से हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि OA प्लस डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू OB, क्योंकि ट्राइंगल लॉ फॉलो करेंगे, तो यहाँ से देखिए डेल्टा आर लिख सकते हैं OB माइनस OA, और OB जो है ये था फाइनल पोजीशन वेक्टर,
और माइनस ओ ए था इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो R2 माइनस R1 करेंगे, यानी कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो आप करिएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ओ ए था, ओ ए, और वो था x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया जो था x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा। R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट दिस एंड रीचेज टू पॉइंट दिस, यानी अगर पार्टिकल जो है इस पॉइंट से स्टार्ट किया है तो ये इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो आपसे पूछा है फाइंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर पूछा, यानी इस पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था तो ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है तो ये आ जाएगा 4 आई कैप 5 जे कैप प्लस 13 के कैप। फिर पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 यानी कि 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 1 जे कैप प्लस 13 माइनस 1 के कैप। तो 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4 एंड 13 माइनस 1 12। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ पूछा, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। कैसे? आपको मैंने पढ़ाया था कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालना है। 3 वेक्टर हैं, तीनों का हम ऐसे कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कब? जब सेम स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। मान लेते हैं आपके पास एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल में कुछ पॉइंट मार्क किए गए हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। सर्कल का जो रेडियस है वो आपको आर गिवन है। तो आपसे बोला है कि जब पार्टिकल ए से बी गया तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। फिर पार्टिकल ए से सी गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताइए। ए टू डी गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताइए, और ए टू ए आया तब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो 2 चीज़ आपसे पूछा है, एक तो पूछा है डिस्टेंस और दूसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट। कब? ए टू बी गया। तो अब देखिए ए टू बी गया, डिस्टेंस पूछा है। आपको पता है जब एक सर्कल में आप उसके डिस्टेंस, उसके लेंथ पे घूमते हैं तो वो सरकमफेरेंस के बराबर होता है, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, अब आप ए टू बी गए यानी कि पूरे सर्कल का 1/4 गए, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। ए टू बी गए मतलब पूरा था 2 पाई आर, एक कॉर्नर गए तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया ए टू बी में डिस्टेंस पाई आर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इस दोनों पाथ को मिलाइए तो देखिए ये आर, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये आ जाएगा √2r। डन। फिर पूछा आपसे कि आप गए हैं ए टू सी, यानी कि ए से सी गए, तो आप देखिए ये डिस्टेंस पूछा है, तो आप देखिए ये पाथ आपने कवर किया है। ये पाथ मतलब पूरा 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस, आधा गया है यानी पाई आर, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस पाई आर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस दोनों पॉइंट को मिलाइए तो ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r। फिर आप गए ए टू डी, यहाँ से यहाँ गए, यानी इतना पाथ आपने कंप्लीट किया है।
यानी 3/4 ऑफ 2 पाई आर आपने कंप्लीट किया है डिस्टेंस अगर निकालना है। 1 2 3 3/4 आपने 2 पाई आर का कंप्लीट किया है, तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस 3/2 पाई आर। समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहां से यहां, तो ये भी √2r। और आप A to A पहुंच गए, यानी A to A आ गए, A से चले थे वापस A पे आ गए, तो डिस्टेंस 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर, यानी ये सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस है 1 मीटर, कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, यानी कि A से गया वापस A पे गया, एक रिवोल्यूशन, यानी 2 पाई आर 10 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, देन फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट और साथ साथ आपको डिस्टेंस भी बताना है। तो अब आप देखिए, एक रिवोल्यूशन वो 10 मिनट में कंप्लीट करता है, तो 1 मिनट 5 सेकेंड का मतलब 65 सेकेंड हो गया। 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 5 65 सेकेंड। तो देखिए 10 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 1 सेकेंड में यूनिटरी मेथड से 1/10 रिवोल्यूशन, 65 सेकेंड में 1/10 इंटू 65 यानी 6.5 रिवोल्यूशन। तो अब देखिए, एक रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, 3 रिवोल्यूशन, 4 5 6 रिवोल्यूशन में वो A से चला था तो A पे आया, यानी 6 रिवोल्यूशन में वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। फिर 0.5 मतलब आधा चला, यानी A से B पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट रेडियस था R, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना 2R के बराबर, क्योंकि A से चला B पे आया आफ्टर 6 रिवोल्यूशन, आधा और चलेगा, तो रेडियस था 1, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपसे पूछ दिया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया 65 सेकेंड के बाद, तो डिस्टेंस मतलब ये पाथ वो ट्रेवल किया है, डिस्टेंस मतलब 6 बार तो चक्कर लगाया और 0.5 यहाँ आया, तो एक बार चक्कर लगाता है तो 2 पाई आर, 6.5 चक्कर लगाया तो 2 पाई आर इंटू 6.5, और आर है 1, तो ये आ जाएगा कितना 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दैट इज 13 पाई आर, और आर है 1, तो डिस्टेंस आ जाएगा 13 पाई मीटर। ये डिस्टेंस है। देखिए ए से चला वापस ए पे आएगा, तो वो एक रिवोल्यूशन है, एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस के बराबर। 6.5 रिवोल्यूशन है तो 2 पाई आर इंटू 6.5 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डन। नेक्स्ट एक शॉर्टकट है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ बाय एन एंगल थीटा, देन ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए पार्टिकल इनिशियल से फाइनल गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल ये था, फाइनल ये था, यहाँ से यहाँ गया, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आपको पता है थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये एंगल थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ जो कि डिस्टेंस के बराबर वो हो जाएगा आर थीटा। ठीक है, आर थीटा, तो डिस्टेंस हो गया आर थीटा, ये हो गया डिस्टेंस, ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर्स हम कैसे निकालते थे 2r sin थीटा बाई 2, आपको ये पता होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ थीटा आप रेडियन में रखिएगा, डिग्री में नहीं, थीटा रेडियन में रखिएगा। ठीक है, आ जाएगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है r2 माइनस r1, अगर r2 r1 का मैग्नीट्यूड r के बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 2r sin थीटा बाई 2। डन। और डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस आर्क लेंथ के बराबर होगा, तो एंगल थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और आर्क लेंथ डिस्टेंस के बराबर है, तो आर्क लेंथ हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो थीटा तो ये एंगल है जो कि रेडियन में रखेंगे, और आर है रेडियस, तो कैपिटल आर रखेंगे। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यानी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। मान लेते हैं डायरेक्शन, तो पहले आप देखिए कि ऐसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ बनाते हैं, ईस्ट की तरफ एक्स डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ वाई, तो वेस्ट में हो जाएगा -x और साउथ में हो जाएगा -y। ठीक है, तो ये x मतलब i कैप,
y मतलब जे कैप, माइनस एक्स मतलब माइनस आई कैप, y मतलब माइनस जे कैप। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं आपको बोला है ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, ठीक है, और बोला है ये किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है और ये एंगल थीटा है ईस्ट से। तो आप इसको कैसे बुलाइएगा, इसको बुलाने का तरीका है क्या है वो आप सुनिए। आप इसको बुलाइएगा, देखिए जिस डायरेक्शन पे थीटा है उसको बाद में लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे बुलाइएगा, थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आप इसको समझने की कोशिश करिए। थीटा जिस डायरेक्शन पे है उसको बाद में लिखेंगे और जो जिस पे थीटा नहीं है उसको पहले लिखेंगे। तो इसको ऐसे बुलाएंगे, थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हो गया थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिस डायरेक्शन पे एंगल है उसको बाद में लिखेंगे। कैसे, इसको समझना है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, इसमें आपको इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। तो आप देखिए जिस डायरेक्शन पे थीटा है उसको बाद में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिस पे एंगल उसको बाद में लिखेंगे और जिस पे नहीं उसको पहले। तो इसको लिखने का तरीका है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और भी एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दिया, तो देखिए जिस डायरेक्शन पे थीटा उसको बाद में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसको ऐसे लिखेंगे। आया समझ में, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। एक और एग्जांपल लीजिए, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और ये एंगल है 30 डिग्री। तो इसको लिखने का तरीका, जिस पे एंगल उसको बाद में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। समझ में आया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 45 डिग्री एंगल पे है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हैं और इसको ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। लेकिन अगर किसी और एंगल पे है तो जिस डायरेक्शन पे एंगल उसको बाद में लिखेंगे और जिस पे नहीं उसको पहले लिखेंगे। जैसे 30 डिग्री इस पे था तो इसको बाद में लिखेंगे, तो इसको इस पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डन। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूव्स एज 5 मीटर ड्यू ईस्ट, 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट एंड 20 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्टिकल 5 मीटर गया ईस्ट में, तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो 5 मीटर ईस्ट में गया यानी ईस्ट में आई कैप, तो पार्टिकल इनिशियल गया 5 आई कैप। फिर 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसका क्या मतलब है, देखिए ये 10 मीटर है, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अच्छा, आपको पता है जब एंगल जिस डायरेक्शन पे लेते हैं उसको बाद में लिखते हैं, यानी अगर ये वेस्ट है तो ये 37 डिग्री होगा, ये साउथ होगा। तो इस 10 का कॉम्पोनेंट लेंगे और कॉम्पोनेंट लेकर के सॉल्व करेंगे। फिर 20 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो सिमिलरली साउथ ये है और ईस्ट ये होगा, तो साउथ से 53 डिग्री और 20 मीटर का वापस कॉम्पोनेंट करेंगे तो लिखेंगे और सबको ऐड करेंगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको रूट अंडर लेके करेंगे। और अगर डिस्टेंस निकालना है, अगर मान लीजिए, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ये था क्वेश्चन।